जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि बिहार पुलिस का हम लोग ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं लोग। अभी तक हम लोग 15 तक देख लिए हैं लोग। ये 16वां टेस्ट है, तो इसे देखा जाएगा। इसका देखिए कि पीडीएफ आप जीके प्लान टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी देखा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें भरना है, तो देखिएगा, ही सॉ डैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। तो यहाँ पे हैड लग जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। और इसका कारण क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी पास्ट में होना चाहिए, इसीलिए हैड लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डेट बिलो। तो इसका वेब का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टू गिव अप। देखिए वेब का प्रयोग माफ़ कर देने में, छूट या मना करने के लिए होता है, इसलिए वेब के लिए सही विकल्प टू गिव अप होगा। टू गिव अप मतलब त्याग देना, या मूव अंडरस्टैंडली स्थिरता, इसका हिंदी देख लीजिए। टू से गुडली यानी अलविदा कहना, और ब्रिज का मतलब हल्का या हवा या झोंका समीर, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा का नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए कि द थॉट हिम हाउ टू बिहेवियर प्रॉपरली। तो इसका राइट आंसर आपका डी सही है। देखिए टीच, नो, लर्न इत्यादि वर्ब के साथ हाउ प्लस इंफॉर्मेटिव का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे हाउ लगा है। इस पूरे वाक्य देखिए कि हाउ लगाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, अवनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस का। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे ब्लैंक भरना है, तो यहाँ पे देखिएगा कि दिस रूल इज अप्लीकेबल ए ऑल फॉर अस, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो टू ऑल फॉर अस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि अप्लीकेबल के साथ हमेशा टू का प्रयोग करना चाहिए, तो ये एक नियम है, तो ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृति शब्द का विशेषण होगा। तो संस्कृति शब्द का देखिए सांस्कृतिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही सी सही है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द लोइंग सेंटेंस। तो इसका पैसिव वॉइस देखिएगा, द पुलिसमैन कैच थीव्स। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, थीव्स आर द कैच बाय द पुलिसमैन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कि पैसिव वॉइस में हमेशा स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, ऑब्जेक्टिव पहले आएगा, फिर आर आएगा, फिर प्लस V3 और प्लस बाई एजेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि विफलता का विपरीत शब्द क्या है। तो विफलता का विपरीत यानी इसका उल्टा सफलता हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। तो इसका राइट आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है। तो इसका राइट आंसर बी सही है, अनुचरों से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्वान का विलोम शब्द है। तो विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। विद्वान मतलब चालाक ये होता है, तो इसका तो मूर्ख ही होगा। थोड़ा सा विलोम शब्द दिया गया है, तो देख लिया जाए। ज्ञानी का अज्ञानी होता है, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होता है, विज्ञ का अज होता है, अवनी का अंबर होता है, अधस्य का ऊपरी होता है, अपरिचित का गृहस्थी होता है, अवार्चिन का प्राचीन होता है, आदि का अनादि होता है, अग्र का पश्च होता है। देखिएगा कि अभिभाव का तिरोभाव होता है, उपमेय का अनुपमेय होता है, बर्बर का सभी होता है, तिमिर का प्रकाश, चिरंतन का नश्वर, और चिरंतन लिखा है, निर्माण का विध्वंस होगा, लौ का स्वर्ण, बृहद का लघु, व्यस्त का अकर्मय, और लौकिक का अलौकिक, मुख्य का वाचन, सृष्टि का प्रलय, सुख का हर्ष हो जाएगा, शीत का आपका उष्ण हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखिए कि व्हाट डिड मिस्टर जेसिस डाई ऑफ स्लो सर्वाइवेशन। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हु हैज ब्लिंड इन द स्टोरी द आई आज नॉट हेयर। तो यहाँ पे देखिए कि लग जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के दिया हो,
द नरेटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा सा आपको आवाज़ में कुछ मतलब समस्या है, थोड़ा सा आवाज़ बैठ गया है, आप संभाल लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। किस समूह में बादल के पर्याय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी, निरत, पयोद। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ये पर्याय शब्द है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर टू बी गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन हैज द बिलो। तो देखिए कि व्हाट डज क्रिसेंट रिफर टू इन द पोइम। तो इसका देखिए कि क्या हो जाएगा, तो थिनर देन ए ग्रेसेंट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी सही है, द मून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर बी सही है, सुमित्रा नंद पंत हो जाएंगे। तो देखिए कि इनके द्वारा और भी बहुत सारा किताब लिखा गया है, जिसमें ग्रंथि, भूजन, ग्राम्य, युगाति, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद लोकायत, चिदम्बरम, ये सब इन्हीं का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यामा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। माली मालिनी में समास है, तो माली मालिनी में देखिएगा कि द्विलिंग समास है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारी नींद कविता के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर ए सही है, बीरेन डगवाल हो जाएंगे। और देखिए कि यहाँ पे कविता और कविता है और अनामिका की रचनाएं हैं। गलत पत्ते की चिट्ठी ये कविता है, बीजाक्षर ये भी कविता है, अनुतुष्ट ये भी कविता है, अभी वसंत को तुम्हारी ज़रूरत है ये भी कविता है, दूबधान ये भी कविता है, टोकरी में दिवंगत कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, तो ये आप याद रखिएगा। रेनन मारिया के रिल्के की कृतियाँ देखिएगा, ये जीवन और गीत, क्रिसमस की पूर्व संध्या और छवियों की किताब और त्योहारों पर मेरे लिए, तो ये सब उनके द्वारा लिखा गया है। जीवानंद का दास की रचनाएं देखिएगा कि ईरा परलोक, धूसर पांडुलिपि और बनलता सेन और महापृथ्वी सरित तराका, बेला अबेला कालबेला, ये इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, और देखिए कि इसमें आपका ब्लैंक का भरना है। तो वाटर डेट एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपका राइट आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थिर है, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। देखिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है लोग, और इसीलिए देखिएगा इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल पड़ेगा, सूर्य राज के भी नाम से जाना जाता है, तो ये सभी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा देख लीजिए। हाल ही में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से क्रमशः 8 और 12 चीता लाया गया। इसे भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है। इसकी स्थापना वन अभ्यारण्य के 1981 में हुई थी। सन 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। और देखिए विस्तार स्वयंपुर और मुरैना जिला में भी किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि राज्य बिहार में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक वाल्मीकि एक कैमूर है। उत्तर प्रदेश में दुधवा और पीलीभीत हो जाएगा, महाराष्ट्र में बोरीवली और तंजा हो जाएगा, तंसा, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो अगर बात किया जाए सबसे लंबा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है। अगर बात किया जाए सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये हीराकुंड बांध होगा, और ये आपका महानदी पे उड़ीसा में है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आ जाइए इधर, यह उड़ीसा में महानदी पे है। तो टिहरी बांध देखिए भागीरथी और भीलखंडा नदी पे है और उत्तराखंड राज्य में पड़ेगा। खड़गवासा बांध पुणे में स्थित है। धौला गंगा उत्तराखंड राज्य में धौली गंगा नदी पे है, तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों प्रकार का पाया जाता है। तो थोड़ा सा देखा जाए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही अदृश्य छिपी बेरोजगारी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हो, जैसे मान लीजिए 5 आदमी का काम है और उसमें 7-8 आदमी लगा हो, तो इसे छुपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। इन्हें हटा देने पर भी उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। और मौसमी बेरोजगारी का क्या होता है कि जब व्यक्ति मौसम के अनुसार रोजगार और बेरोजगार हो, यह भी किसी कृषि में ही पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में किया गया है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मालेकर हैं और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष एम ए अयंकर। यूएनओ में प्रथम भारतीय महिला राजदूत
विजय लक्ष्मी पंडित, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यूपी की बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसमें थोड़ा सा देख लिया जाए, ये जर्मनी के महान दार्शनिक एवं कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। पुस्तक देखिएगा कि इनके द्वारा लिखा गया है, दास कैपिटल बहुत फेमस है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। मदर की रचना मैक्सिमम गोर्की के द्वारा किया गया है। और बोल्शेविक की क्रांति 1917 में लेनिन ने था, ये रूस में हुआ था। लेनिन ने चेक का गठन किया था, तो ये चेका का ये याद रखेगा। क्रांतिकारी योजना अप्रैल थीसिस लेनिन ने प्रकाशित की थी। लियो टॉल्स्टॉय रूस के रहने वाले थे और इनकी प्रसिद्ध रचना अन्ना कारेगिना युद्ध व शांति है, तो ये आप याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका पूछा जाए। तो ये सदाबहार वन ये आपका असम में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सदाबहार वन देखिए कि भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बहुत सारे क्षेत्रों पे। देखिए कि वर्षा इसके लिए 200 सेंटीमीटर होना अधिक, इससे अधिक होना चाहिए। तापमान देखिए 30 डिग्री से अधिक होना चाहिए। वृक्ष साल हरे भरे सालों भर रहते हैं और सघन वन इसमें पाया जाता है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और शिलोंग पठार और अंडमान निकोबार, देखिए कि जितना हॉट स्पॉट है वहीं पे ये पाया जाता है। प्रमुख वृक्ष महागोनी, बांस, सिनकोना, रबर इत्यादि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्न में से कौन राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो 27 का राइट आंसर आपका सी सही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति पद पर जाकिर हुसैन रहे। बीबी गिरी कम समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो देखिए 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामकरण किया तथा इनकी 125 फीट ऊंची कांच प्रतिमा का अनावरण किया। देखिए कि 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल के विश्व विरासत दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। देखिए कि भीमराव अंबेडकर का जन्म आपका यूपी में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। यूपी में नहीं, सॉरी मध्य प्रदेश में हुआ था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये याद रखिएगा। और सबसे पहली बार जो चुन के आए थे तो ये आए थे बंगाल से, तो ये भी याद रखिएगा। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस देखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वृष्टि छाया यानी कि रेन शैडो क्या है? तो देखिए कि ये ऐसा एक क्षेत्र है जहां अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होता है, तो ये याद रखिएगा। वृक्षी छाया में आप देखिएगा कि राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो पड़ जाता है। फिर जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है उसमें देखिएगा कि आपका तमिलनाडु पड़ जाता है, तो ये आपका देखिएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल है। और आगे देखा जाए सर्वाधिक वर्षा दुनिया में जानते ही हैं कि मेघालय में होता है और मेघालय में भी मानिसराम में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 358 और अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित। देखिए अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकार जैसे 20 और 21 छोड़कर निलंबित से संबंधित है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षण होता है आर्टिकल 32 के तहत और वहीं उच्च न्यायालय 226 के तहत। देखिए मौलिक अधिकार हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं लोग, यानी कि भारत का जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, तो ये आप याद रखिएगा। सबसे पहले मौलिक अधिकार का कंसेप्ट देखिएगा कि आपका ब्रिटेन में ही आया था, कुछ मजदूरों को दिया गया था जिसे मैग्नी कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण, तो ये आपका राइट आंसर डी सही है। देखिए ये युद्ध प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को और युद्ध अंत हुआ 2 सितंबर 1945 को, तो देखिए टोटल 6 वर्ष के आसपास में ये युद्ध चला है, ये याद रखिएगा। अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जिसका नाम था लिटिल बॉय,
और ये लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अमेरिका ने नागासाकी पे परमाणु बम गिराया जिसका नाम था फैटमैन, ये 9 अगस्त को यानी 3 दिन के बाद गिराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट 1929 में शुरू हुआ था जो 1930 के दशक में दुनिया भर में व्याप्त रहा। फांसीवादी का सर्वप्रथम उदय इटली में हुआ जिसका जन्मदाता मुसोलिनी था। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ जिसका जन्मदाता हिटलर था। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, नाजीवादी का जन्मदाता जर्मनी और जिसका जन्मदाता हिटलर था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झूम कृषि का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया चाहे कहीं पे, कि जहाँ पे पेड़ पौधा बहुत सारा है और इसे काट के खेती बनाया जाता है और खेती करने के बाद कुछ समय के बाद यहाँ का उर्वरक क्षमता खत्म हो जाता है। ये जो भूमि होता है ठीक से उत्पादित नहीं करता है, तो ये छोड़ के फिर दूसरा का जगह पे जाके यही प्रक्रिया किया जाता है। और देखिए कि आदिवासी के द्वारा झूम कृषि बहुत ज़्यादा किया जाता था या अभी भी किया जाता है। और इसका देखिए कि हर जगह कुछ अलग नाम है, तो वहीं पे यहाँ पे नाम दिया गया है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। झारखंड में इसे कुरुआ बोला जाता है, और देखिए छत्तीसगढ़ में दीपा, मणिपुर में पामलू, और हिमालय क्षेत्र में खील, और पश्चिमी घाट में कुमारी बोला जाता है, ये जरूर याद रखेगा। आंध्र प्रदेश में पोंदू, और उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो इसका हो जाएगा 7516 किलोमीटर। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेगा। अच्छा, ये क्या पूछा है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो ये सिर्फ आपका हो जाएगा, लेकिन पूरा इसमें अगर मिलाया जाए तो ये आपका 15,200 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 34 का। यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो देख लीजिए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि की तटीय लंबाई आपका 5422.6 किलोमीटर है। द्वीपों से तटीय भाग की लंबाई ये 7516 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम आपका 2933 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां विश्व में सबसे बड़ा देश है। और स्थिति देखिए कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देखिए कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वोत्तर देशांतर के बीच में ये अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा आक्रमण किया गया था, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ था। और देखिए कि हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889, मृत्यु 30 अप्रैल 1945 में हुआ था। हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैफ मेरा संघर्ष की रचना की है। मुसोलिनी का नाम 1883 ईस्वी में रोमांगना में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम फास्टिवाज था। मुस्लिम को ड्यूक के नाम से भी पुकारा जाता है। मुस्लिम ने 1922 में रोम और 1935 में असमिया पर आक्रमण किया था। देखिए कि विस्तृत चर्चित द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे सम्राट नरूहितो, जापान के सम्राट था। वे 1 मई 1919 को रीवा युग की शुरुआत करते हुए क्रिस्थमस सियासत में शामिल हुए। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए, टेस्ला ने किस भारतीय शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए, ये 2021 का करंट अफेयर है तो इसे छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। 1915 में फ्रांसीसी द अल्मोरा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और 1909 में देखिए अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाल का वायसराय बन के आया। देखिए इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी देखिए फ्रैंको कोरी ने बसाई थी। डचों ने भारत में प्रथम व्यापारी कोठी मुसलिमपट्टनम में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने प्रथम कोठी सूरत में स्थापित किया था। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों में आपका पुर्तगाल आया था। और सबसे पहले देखिएगा वास्को डी गामा 17 मई आपका 1498 में भारत की खोज किया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य स्थित हिमालय को जाना जाता है, तो इसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए तो देखिएगा कि पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में है, और इसका लंबाई देखिए 560 किलोमीटर। कुमाऊं जो हिमालय है नेपाल के आसपास में, ये सतलज नदी और काली नदी के बीच में है, 320 किलोमीटर इसका लंबाई है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है, और ये 800 किलोमीटर। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग हो जाएगा, ये 720 किलोमीटर। तो ये आप चारों आसानी से याद रख सकते हैं। एक याद रखिएगा तो दूसरा का तीसरा का ऑटोमेटिक याद होते जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। भारत के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश पश्चात। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के 1/3 सदस्य आपका 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेता है लोग, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये अस्थायी सदन है, कभी भी विघटित नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के लिए उल्लेख किया गया है, इसे उच्च सदन कहा गया है। यह अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होगा। इसमें कार्यकाल शक्ति 6 वर्ष है। आयु सीमा जो चुनाव लड़ सकता है 30 वर्ष। अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। परासा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो वर्साय में देखिएगा कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य परासा ही था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नहीं, अगला जो ये है, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण परासा के नेतृत्व में चाहता था, तो ये याद रखिएगा। बिस्मार्क परासा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बिस्मार्क 1862 में परासा का चांसलर बना। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का अधिकार अब एक है, एक आपका कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार हो गया है। शुरुआत में देखिए संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन इसे हटा के आपका 300 के क में डाल दिया गया है और वैधानिक अधिकार इस पर अब हो गया है, तो ये आप याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, थोड़ा सा मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखिए कि 12 से 35 में मौलिक अधिकार है और ये अमेरिका के संविधान से हम लोग प्रेरित है। देखिए समता का अधिकार आपका 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 हो जाएगा। चलिए अगला देखा जाए 42 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र, फिर बिहार आ जाएगा। देखिए दूसरे और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और बिहार आए लोग। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका देखिएगा पूरे राज्य में है, यानी कि सभी राज्यों में देखा जाएगा। तो 1106 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पे मुंबई आ जाएगा। देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। केरल सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है और हरियाणा सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। और देखिए कि इसकी लंबाई 900 किलोमीटर पड़ेगा। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश राजमार्ग की लंबाई में पहले स्थान पे है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली या लेह राजमार्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पाद के साधनों से आय है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए बाजार मूल्य पर प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय बराबर स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियाँ हैं, एक उत्पाद विधि, एक आय विधि और एक व्यय विधि। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, मत रखिएगा, इसको विस्तार में पढ़ा जाएगा आपका जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे लोग। अगला क्वेश्चन है रबर डैश फसल है। तो रबर देखिए कि एक भूमध्य रेखीय फसल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रबर का मूल स्थान अमेजन नदी घाटी ब्राज़ील है। विश्व में प्रथम रबर उत्पादक देश थाईलैंड, और भारत में केरल सबसे प्रथम हो जाएगा। और केरल में ही देखिए अभी भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ये आपका याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न करते हैं। तो भूमध्य सागर में जो उत्पन्न होता है उसके द्वारा ये होता है। देखिए शीत ऋतु में यूरोप में भूमध्य सागर पर एक शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है। जब ये शीतोष्ण चक्रवात पछुआ जेट पवन के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है, तब इसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है। पश्चिमी विक्षोभ देखिए कि उत्तरी पहाड़ी में वर्षा हिमपात के रूप में होती है, जबकि पश्चिमी भारत के मैदानी अर्थात पंजाब हरियाणा में वर्षा जल बूंदों के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। विदेशी निवेश कहलाता है। तो विदेशी निवेश क्या कहलाता है? तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए शीर्ष 5 विदेशी निवेशक जो भारत में है, तो ये आप छोड़ दीजिए, करेंट अफेयर में देखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन अनुच्छेद 93 में मिला गया है।
लोकसभा सभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। अनुच्छेद 56 के 1 के तहत मुख्य न्यायाधीश हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर है। 26 नवंबर जाना जाता है। तो 26 नवंबर क्यों जाना जाता है? तो देखिए कि राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए पश्चिमी बंगाल हो जाए, पश्चिम बंगाल। देखिए सुंदरवन डेल्टा जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदीय डेल्टा है और इसका विस्तार भारत और बांग्लादेश यानी 2 देशों में है। देखिए सुंदरवन डेल्टा इसका नाम पड़ने का कारण है, इसमें एक सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम पर रखा गया है। ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए देखा जाए, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड में आपका पलामू बेतवा हो जाएगा, उड़ीसा में सिमलीपाल और भितरकनिका हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और उत्तर प्रदेश में दुधवा और नवाबगंज हो जाएगा। ये सभी आपका राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 68 में ये बताया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। तो ये आप देख लीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मतलब का क्या हो गया कि दोनों अगर टाई हो जाता है, दोनों का मत यानी, तो उस कंडीशन में ये अपना निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 से 89 में इसके बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति के खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के हैसियत से कार्य करेगा। ये आर्टिकल 65 में बोला गया है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकतम समय सीमा 6 माह रखा गया है। पद ग्रहण से पूर्व उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अथवा उसके नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लोग पूछा जा रहा है कि पृथ्वी में स्थिर ओजोन सूर्य से आने वाली डैश किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। तो पारावैज्ञानिक किरण से सुरक्षा करता है और साथ में देखिए सुरक्षा करने के बाद जैव विविधता को बचाता है। थोड़ा सा देखिए कि ये आपका मान लीजिए कि हम लोग का पृथ्वी हो गया, इसके 15 से 35 किलोमीटर ऊपर एक गैस का लेयर है और इसी को ओजोन गैस के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र आपका O3 हो जाएगा और ये सड़ा हुआ मछली की तरह गंध देता है। ये पारावैज्ञानिक किरण को सूर्य के किरण के साथ जो आता है उसको या तो अवशोषित कर लेगा या लौटा देता है। इस प्रकार ये पृथ्वी के धरातल पे आने से रोकता है और यहाँ के जैव विविधता को बचाता है। देखिए कि हर साल हम लोग 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे ज़्यादा इसका हानि CFC गैस यानी कि कार्बोफ्लोरोक्लोरीन हो जाएगा, इससे घाटा होता है। यही सब यहाँ पे दिया गया है और इसका मापन देखिएगा कि डॉप्सन इकाई इसका मापन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाइट्रेट ऑक्साइड ओजोन से प्रभावित होती है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिन काम दिया जाता है? तो 100 दिन का गारंटी रोजगार योजना के तहत ये दिया जाता है। देखिए इसका शुरुआत 2 फरवरी 2006 को किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा के जगह पे मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। शुरू में 27 राज्य 200 जिले लागू थे, लेकिन अब सभी केंद्र शासित और ये हो जाएगा। देखिए वित्तीय सहायता 90% आपका केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। तो ये आप याद रखिएगा। इसके नीति निर्माता देखिएगा कि जे द्रेजे हैं जो बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। नरेगा एक्ट सितंबर 2005 में आया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी सही है। 1789 में लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। और देखिए दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान अंततः लचिता और अंततः कठोर है, दोनों का मिश्रण है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। तो ये दिघांग नदी के रूप में जानी जाती है। तो ये याद रखिएगा। थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात किया जाए तो देखिए तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है और जहाँ से निकलती है उस जगह का नाम है चेमा युंगडुंग। तो ये याद रखिएगा। और ये तिब्बत में देखिए कि सांगपो नदी के नाम से प्रवाहित होती है और ये प्रवाहित होते होते आपका पहुँचती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब ये
एंट्री लेती है तो इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। और अरुणाचल प्रदेश के बाद देखिए कि ये असम के तरफ मुड़ जाती है और असम में बहुत बड़ा इसका धारा बनता है। इसी में देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि माजुली द्वीप का यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि माजुली द्वीप असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी में है। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवाहित होने के बाद ये आपका बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा। और इधर से गंगा नदी जब आएगी तो ये बांग्लादेश में आएगी तो पद्मा नदी नाम हो जाएगा। पद्मा और जमुना जब दोनों मिलता है लोग तो संयुक्त रूप से इन लोगों का नाम मेघना हो जाता है। तो ये आप जरूर इतना याद रखिएगा। चलिए 55 के बाद वही सब यहाँ पे बताया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। देखिए कि शहरी जनसंख्या में मुंबई प्रथम स्थान पे है, 18.4 मिलियन लोग यहाँ पे हैं। दिल्ली में 16.3 मिलियन है और कोलकाता में 14.1 मिलियन। और भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। और जनगणना संसूची के अंतर्गत आता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखा जाएगा। भारत का वाटरमैन किसे बोला जाता है? तो राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी उत्पाद के लिए हॉलमार्क उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर भी सही है, ज्वेलरी के लिए इसका शुद्धता बताया जाता है। देखिए कि सोना और प्लेटिनियम पे ये धातुओं पे गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए सोना अगर देखिए कि शुद्ध सोना जो होगा तो 24 कैरेट का होता है। इसका शुद्धता कैरेट में मापा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखा जाए। एग मार्क जो होता है भारत में कृषि खाद्य उत्पादन पर लगाया जाने वाला प्रमाणित चिन्ह है जो 1937 में लागू किया गया था। पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के लिए इको मार्क लगाया जाता है। और देखिए कि किसी प्रोडक्ट पे इको मार्क लगा है इसका मतलब कि वो पर्यावरण के अनुकूल है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर है निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? तो इसका राइट आंसर आपका मानिसराम हो जाएगा। इससे पहले देखिएगा कि चेरापूंजी था वो भी यहीं पे था 15-20 किलोमीटर इससे दूर। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है और इसका वर्षा होने का कारण है कि यहाँ पे जो चट्टान है लोग या पर्वत पहाड़ी तो ये ऐसे चारों तरफ से घेर लेता है लोग कीप के आकार में और यहाँ पे जो वायु दाब होता है वो फंसता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा कराता है। गारो खैसिया जनती यहाँ का प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो ये मानिसराम पड़ेगा। तो ये गारो पर्वत श्रृंखला पे ही पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा। तमिलनाडु में शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है पूर्वी मानसून से। तो ये याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसूनी अरबी भाषा का शब्द है जिसका होता है हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है? तो वह है भारतीय खाद्य निगम FCI। तो ये आप याद रखिएगा। इसका स्थापना 1965 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना 1956 में हुआ था। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना 1955 में। लघु उद्योग से संबंधित समिति आबिद हुसैन समिति है। तो ये याद रखना है। आगे जो क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है आपका देखिएगा। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है? तो ये ज्वार और बाजरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। प्रमुख फसल धान बाजरा ज्वार मक्का अरहर और सोयाबीन कपास ये सब हो जाएगा। तो रबी की फसल में देखिएगा कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी में गेहूँ चना मटर जौ और आलू और अरसी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि एक खरीफ और रबी के बीच में एक जायद फसल आता है और जायद फसल 2 माह का होता है। मार्च अप्रैल मई के आसपास में ये बोया जाता है जिसमें खीरा ककड़ी वाटरमेलन ये सब में यानी 2 माह का जो होता है सब्जी उब्जी भी लगाया जाता है जिसमें भिंडी ये सब आ जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। तो इसका राइट आंसर सी सही है। भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद देखिए 88 में इसके बारे में बात किया गया है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके बीच में चलाई गई? तो थाने के बीच में। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए कि अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर चली थी। भारतीय रेलवे के जनक डलहौजी को कहा जाता है। और देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। रेल बजट 1924-25 के बाद एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था। 2017 में पुनः केंद्रीय बजट में
देवराय कमेटी की सिफारिश को पुनः मिला दिया गया। रेलवे को 18 मंडलों और 73 डिवीजनों में बांटा गया है। 18वां जो मंडल है दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय विशाखापट्टनम है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पूछा जा रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और है कि विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में स्टॉकहोम और डार्लिंगटन में चलाया गया था, ये ब्रिटेन में पड़ेगा। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पद्म श्री प्राप्तकर्ता रामचंद्र माझी के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये लोक नृत्य से ये प्रसिद्ध है। देखिए कि रामचंद्र माझी जो है ये आपका छपरा डिस्ट्रिक्ट से पड़ेंगे, जो बिहार में है। 1925 में इनका जन्म हुआ था। ये लौंडा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। साल 2017 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 2021 में पद्म श्री प्राप्त किए। इनकी मृत्यु 7 सितंबर 2022 को 97 वर्ष की आयु में हो गया, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी सही है, पूर्णिया में। यह मुगलकालीन सैनिक छावनी है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। अररिया में देखिए, अररिया डॉल्फिन अभ्यारण्य परमान नदी पे है। किशनगंज देखिए मलबरी विकास में महत्वपूर्ण है। किशनगंज में बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है और ये पूर्वी राज्य में आता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो इसका राइट आंसर आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और एक्ट 1934 के तहत किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। प्रथम गवर्नर थे सर पोर्बस स्मिथ, तो ये याद रखेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के गवर्नर एल.के. झा थे। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है, सामाजिक न्याय का क्या दर्शाता है? तो देखिएगा कि बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह राज्य युग में है जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात राजस्थान हो जाएगा। देखिए कि गुजरात राजस्थान कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यहाँ कंटीले और झाड़ियाँ वाला वनस्पति ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें बबूल नागफनी आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन ज़्यादा पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन डेल्टा है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इनकी जड़ें डेल्टा और दलदली पानी में डूबी होती है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मोहम्मद इकबाल। और जनगण मन का देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, 52 सेकेंड में ये गाया जाता है। इसका जो मुखड़ा है वो 13 सेकेंड का है, सॉरी। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से लिया गया है और इसका गायन का समय 65 सेकेंड है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा ये, और सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल अजीमाबादी, इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय बनाने का कार्य रामप्रसाद बिस्मिल ने किया था, तो ये अब थोड़ा सा याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो संगठित क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम की सुनिश्चितता होती है। इस क्षेत्र में लोगों को अच्छा वेतन और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। और देखिए संगठित क्षेत्र में लोगों के पास काम सुनिश्चित नहीं होता है। अच्छा सॉरी, असंगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में तो सुनिश्चित होता है कि क्या करना है। यह क्षेत्र सरकार का पंजीकृत नहीं होता है। इस क्षेत्र के लोगों को न तो अच्छा वेतन और न ही अच्छा सुविधा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच की गुरुत्वाकर्षणीय बल आर के निम्न रूप में से परिवर्तन होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। और देखिए कि दो पिंडों की गुरुत्वाकर्षणीय बल आर 1/r² के रूप में परिवर्तन होता है। और यहाँ पे देखिए कि दूसरे का सूत्र दे दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 72 नंबर क्वेश्चन है, डैश सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाएगा, तो ये प्लेनिया होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जैसे कि ये ऐसे मान लीजिए कि जीव है, अगर इससे यहाँ ऐसे काट दिया जाए तो जितना टुकड़ा होगा सिर्फ से पूर्ण विकसित जीव बन जाता है, तो ये आप याद रखेगा। प्लेनेरिया देखिएगा कि ये प्लेटी हेल्थिस के अंतर्गत आता है। इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं। ये जंतु त्रिस्तरीय होता है, अर्थात इसका शरीर एटोडर्म और मिसोडर्म और एंडोडर्म से बना है। इस्ट एक प्रकार का कवक है। कवक हरित लवक रहित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। देखिए कि इसकी कोशिका भित्ति काइटिन से बना होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 73वां, ध्वनि सबसे तेज सुनाई देगी
तो देखिए कि ध्वनि का जो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है ठोस में होता है, उसके बाद तरल में होता है, उसके बाद गैस में होता है। निर्वात में ये टेबल नहीं करता है, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लिया जाए कि वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री पर 332 हो जाएगा और एल्यूमिनियम का 6420 हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मैग सेकेंड बढ़ जाता है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ता है, कम होने पे घटता है। तो ये याद रखिएगा। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर आपका देखिएगा कि 1 आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। कार्य बराबर देखिए कि बल इंटू विस्थापन हो जाएगा। मात्रक NM SI यूनिट है, तो ये आप याद रख सकते हैं। जूल में देखिए 10⁻7 एनर्जी हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। और इसे डाइन में देखा जाए तो 10⁻5 डाइन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा निम्नलिखित ऑक्साइडों के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि ऑप्शन नंबर डी सही है, सल्फर और नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लिया जाए आगे, तो इसका राइट आंसर डी सही है। जब प्राकृतिक में SO2 और NO2 जैसे प्रदूषक वायुमंडलीय जल H2O के साथ मिलकर अम्ल सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा बोला जाता है। कार्बन की यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। पारा युक्त जल पीने से मिनीमेटर रोग होता है। पी जल में आर्सेनिक की अधिकता से बैकफुट केरोसिन नामक रोग होता है। केडियम की अधिकता देखिए इटाइटाई नामक रोग होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो आपका राइट आंसर देखिए कि सी हो जाएगा। अगला देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम फंक ने खोज किया था। और विटामिन देखिए कार्बनिक पदार्थ है जिसमें हम कम मात्रा में आवश्यकता होता है। खाना बनाते समय सबसे अधिक विटामिन सी नष्ट हो जाता है। देखिए विटामिन यहाँ पे दिया गया है। एक विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी और जीरोथैलेमिया होता है। विटामिन B1 के कारण बेरी रोग। डी के कारण डिक्टेस यानी सूखा रोग हो जाता है, दांतों और हड्डियों का कमजोर होना। विटामिन ई की कमी जनन शक्ति कम होना। और विटामिन के की कमी हीमोफीलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी, तो इसका राइट आंसर आपका टेलीस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कुछ आविष्कारक हैं कंपास के, देखिएगा कि विलियम थॉमसन और ब्रेन कॉल्विन। घड़ी का क्रिश्चियन ड्यूगेंस हो जाएगा। और भाप इंजन का जेम्स वाट। प्रिंटिंग प्रेस का देखिएगा कि जॉन गुटरबर्ग। और रडार का देखिएगा कि रॉबर्ट वाटसन 1 हो जाएगा। माइक्रोफोन का ग्राहम नोबेल तो जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, इसमें पूछा जाए निषेचन के पश्चात बीजाणु से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा ये डैश में विकसित हो जाता है। तो ये किस में विकसित हो जाता है, तो देखिए कि ये बीज में विकसित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए तो देखिएगा कि परिपक्व अंडाशय से निषेचन के उपरांत फल बनता है। और विकास के आधार पर फल 2 प्रकार का होता है, एक सत्य फल होता है, एक असत्य फल। सत्य फल उसे बोला जाता है कि फलों का विकास अंडाशय से होता है, जैसे नारियल, केला, ये आम, ये सब हो जाएगा। असत्य फल उन फलों का विकास पुष्प के द्वारा होता है, जैसे सेब, नाशपाती, कटहल, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल की एक भित्ति होती है जिन्हें फल भित्ति कहा जाता है। नारियल में मध्य भित्ति रेशेदार होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूरेनियम 238 देखिए यूरेनियम का सबसे आम समस्थानिक है। यह एक गैर विखंडित है, अर्थात श्रृंखला प्रक्रिया को बनाए नहीं रखता है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलियम है जो 27 पे है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कि ए सही है। और देखिए थोड़ा सा समस्थानिक और उसका प्रयोग दिया गया है। तो आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि का पता लगाने में। कोबाल्ट 60 कैंसर नियंत्रण में। और सोडियम 24 रक्त के थक्का बनाने का या रक्त के थक्के का पता लगाने में। लोहा 59 और रक्त का रोग पता लगाने में। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के उपचार, ये कैंसर का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक देखिए किलोवाट नहीं है। किलो देखिएगा कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलो वाट घंटा ऊर्जा के मात्रक हैं। 1 वाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 सेकेंड बराबर 1 जूल होता है। 1 वाट घंटा 3600 जूल होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और 1 किलोवाट घंटा 1000 घंटा वाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो ये सभी आप याद रखिएगा, ये सभी से मात्रक हैं। वह संयोजक ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, तो इसे बोला जाता है कंडरा। तो देख लिया जाए थोड़ा सा इसके बारे में। उपास्तिक प्रणालियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजक ऊतक है। यह हमारी अस्थि मज्जा में स्थित कॉन्डिसाइट कोशिका से बने होते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को
लिंगामेट बोला जाता है यानी स्नायु। सबसे लंबी स्थिर अस्थि फीमर यानी जांघ के अस्थि है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिच यानी कान में उपस्थित है। सबसे मजबूत अस्थि मेडिबल यानी जबड़ा में उपस्थित है। अस्थि में पाई जाने वाली कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो इसका राइट आंसर डी सही है, मुंह से गुर्दा तक। देखिए इसकी लंबाई 32 से 35 फीट है। भोजन की पाचन संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्था में होता है। सबसे पहले अंतग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण, उसके बाद मल परित्याग। तो ये अब थोड़ा सा याद रखिएगा। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। लार से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन है जो कि पाचन कराने में महत्वपूर्ण होता है। यह मड को माल्टोज में परिवर्तन कर देता है। जब कोई भी चीज़ आप खाइएगा और उसे चबाते रहिएगा तो देखिएगा कि वो मीठा लगने लगता है। इसका कारण है माल्टोज ही है। आमाशय से निकलने वाला जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है जो पचाने में काम करता है। जो कीड़ा रहता है साथ में उसको मार देता है। अगला क्वेश्चन है, एक डैश द्वारा बनी प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यंत छोटा होगा। तो इसका राइट आंसर बी सही है, उत्तर दर्पण द्वारा। देखिए उत्तर दर्पण का उपयोग गाड़ी में पश्चिम दिशा देखने में और सोडियम परावर्तक लैंपों में इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए डॉक्टर उपयोग करता है ना, हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा। उत्तल लेंस में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आभासी और पार्श्व उल्टा होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम टीका विकसित किया गया। तो प्रथम टीका देखिए एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1796 में चेचक का टीका विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। लुई पास्चर 1882 में रेबीज का टीका खोज किया और दुख के पाश्चीकरण की खोज की। देखिए कि लैंड स्टीनर 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज किए और जोसेफ लिस्टनर एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किए। हृदय प्रतिरोपण रिस्टन बर्मार्ट के द्वारा। मलेरिया परजीवी और उसके चिकित्सा की खोज रनर रॉस के द्वारा खोजा गया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखिएगा कि क्वेश्चन है, संपीड़न प्राकृतिक गैस कौन सी है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मीथेन गैस। मीथेन गैस देखिए कि धान के खेत से निकलता है। ये जैव विविधता जो भी सतह गलता है उससे निकलता है। आपका इसका सूत्र देखिएगा कि CH4 होता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लिया जाए। मीथेन गैस एक संपीड़न प्राकृतिक गैस है। इस गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के तौर पर और पेट्रोलियम गैस मिश्रण होता है जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन मिले होते हैं। सिगरेट लाइटर का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। C4 और H10 इसका सूत्र है। N2 और CO के मिश्रण से प्रोड्यूस गैस बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस कहलाती हैं। तो ये याद रखिएगा। पेट्रोल तथा एल्कोहल गैसोहल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 नंबर, एक धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है तो वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इसका सूत्र। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन, जबकि द्रव धातु देखिएगा कि पारा रहता है। पारा को हिंदी में क्या बोला जाता है आप कमेंट करके बताइए। देखिए कमरे के तापमान में थोड़ा और अधिक तापमान पर यानी कि हथेली पर रखने पर गैलियम और सीजियम भी द्रव में बदल जाता है। ठोस अधातु डायमंड, सल्फर और फास्फोरस होता है। धातुओं में अघात वर्धन के गुण पाए जाते हैं जबकि अधातुओं में भंगुरता पाई जाती है। यानी कि जब अधातु को पीटिएगा तो वो भुरभुरा होकर सभी का मतलब फैल जाएगा। अधातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। अधातुओं में चमक का अभाव पाया जाता है। अपवाद चमक डायमंड और फास्फोरस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है, डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में काम आता है। तो तेंदु हो जाएगा। और ये देखिए कि झारखंड में ये पाया जाता है। और देखिए कि जो झारखंड है तेंदु का जो पत्ता होता है पूजा में या संस्कृति में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है वहाँ के। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये देखिएगा ये केशु दंड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा होता है। जैसे में देखिएगा मेरु रुक दंड मनुष्य को खड़े होने में, सिर की सीधी रखने में, गर्दन धड़ को लचक प्रदान करती है। गर्दन 7 करोड़ीय के होता है और वक्ष 12 और कटी 5 और त्रिक 5 और पुच्छ 4 हो जाएगा। मनुष्य में कुल 33 अकेशु दंड है। तो ये आप याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन तो हम लोग बार बार देख लिए हैं लोग कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि कोई भी तत्व है जब अपने फॉर्म से चेंज हो जाता है तो उस फॉर्म में वो लौट के नहीं आता है। भौतिक परिवर्तन में होता है कि अगर वो अपने फॉर्म से बदल जाए फिर उसी फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि पानी है तो पानी से गैस बनेगा
और भाप बन के फिर वो पानी बन सकता है, फिर तरल बन सकता है, या ठोस भी बन सकता है। उसके बाद फिर ठोस से लिक्विड हो सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जैसे देखिए कि सब्जी है तो कच्चे सब्जी को पका दिया जाए तो फिर कच्चा बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये आप याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन में आता है, और मोमबत्ती का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसमें देखिए कि उबलता हुआ पानी, ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये उबलेगा पानी और फिर ये भाप बन के फिर ये आपका तरल में बदल सकता है। तो 89 का राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण और दहन। देखिएगा कि आगे थोड़ा सा देखा जाए तो इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो देखिए कि जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaS4 और 1/2 H2O हो जाएगा। प्रयोग देखिए कि मूर्ति बनाने में शल्य चिकित्सा, जब भी देखिए कि हड्डी टूट जाता है तो उस पर लेप चढ़ाया जाता है, तो वो प्लास्टिक ऑफ पेरिस ही होता है। चूने के पत्थर बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और एल्युमिनियम प्रबल उपचायक होता है। भूपट्टी में सर्वाधिक धातु एल्युमिनियम पाया जाता है। वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है तथा लेक्जेन बुलेट प्रूफ कांच बनाने में भी। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, पूछा जा रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बना दिया गया है। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, दुकानदार से 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो देखिए छूट प्रतिशत आपका यहाँ पे देखिए 4200 में माइनस इतना कर दीजिएगा 3696, तो 500 आ जाएगा, 504 छूट है, और 504 कितना में छूट है तो 4200 पे, तो 4200 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 100 आ जाएगा, 12% हो जाएगा। इसे काट छाट के निकालिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, दो पूरक कोणों का योग है। तो दो पूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। एक पूरक कोण 45 डिग्री का होता है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 90 से छोटा हो तो न्यून कोण होता है, और किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो अधिकोण बोला जाता है। एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह क्या होगा, तो वह वर्ग बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि यहाँ पे इसका वर्ग बना दिया गया है और ये समझा भी दिया गया है। जब चतुर्भुज की सभी भुजाएं तथा विकर्ण बराबर हो वो वर्ग कहलाती है। वर्ग के चारों ओर भुजा बराबर होता है। वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो ये याद रखिएगा। वर्ग के विकर्ण की लंबाई √2 हो जाएगा। वर्ग की परिमाप 4 इंटू भुजा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, तो अगला संख्या बताइए कि क्या होगा। तो 2, 5, 10, 17, 26, 37 दिया गया है। देखिए कि +3, +5, +7, +9, +11, +13 तो +15 हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे ही है तो 11 के बाद 13 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 50 हो जाएगा। चलिए 95 के बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, कोण ABC तथा कोण PQR में BC बराबर PQ तथा कोण C बराबर कोण Q है। तो दोनों भुजा देखिएगा कि AC को भुजा QR स्वयं सीधी के सर्वगसम होगी। तो यदि होगा तो देखिएगा इसका राइट आंसर डी दिया गया है। AB बराबर PR होगा। तो ये यहाँ पे आपका समझा दिया गया है फोटो बना के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा तरीके से समझाया गया है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, महेश 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखें। यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितने रुपए या रकम मिलेगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका बनाया गया है। तो देखिए कि 5 ईयर्स गुना 2 और 10 ईयर गुना 4, 15 ईयर्स गुना 8 और 20 ईयर्स आपका 16 हो जाएगा। तो देखिए कि हर 2 वर्ष में दुगना हो रहा है तो ये दुगना होते जाएगा। तो 5 का 10, 10 का आपका 15, 15 का 20 हो जाएगा। तो देखिए कि इसमें 12,000 में 16 से हम लोग गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,92,000 रुपये। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है और निम्नलिखित परिणाम आते हैं, जिसमें चित आपका 17 बार और पट 23 बार आता है। तो सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 17 तो दे ही दिया है तो 17/40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है। यदि वह 72 रुपये में बेची तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो ये आपका 80 में घटा लीजिए 72 तो आपका 8 निकल जाएगा, और 8 कितने छूट होगा तो आपका 80 में हो जाएगा, 100 यहाँ पे आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये देखिए कि 8 से कर दिया तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि 4,000 रुपये की राशि, 4,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच क्या अंतर होगा? तो इसका राइट आंसर देखिए कि 10 हो जाएगा, और यहाँ पे साधारण ब्याज के तहत बना दिया गया है। 4,000 इंटू 5 इंटू 3 और 100, तो ये 400 निकल के आएगा। उसके बाद उस पर निकाला गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कि ये सही है। तो इस प्रकार ये यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। इसका दूसरा का मेथड भी यहाँ पे दिया गया है और सूत्र भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप किसी पे भी निकाल सकते हैं। तो इसका यहीं पे समाप्त कर दिया जाए, और आप लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। और चलिए यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।